वेलकम बैक स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो थर्मोडायनेमिक की जो लेक्चर सीरीज में हमने प्रीवियसली लास्ट 7 या 8 लेक्चर्स पब्लिश कर दिए थे और लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में। हमने समझा था कि तापमापी किस किस प्रकार के होते हैं और कुछ तापमापी हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे द्रव तापमापी और गैस तापमापी। और गैस तापमापी के भी 2 टाइप हमने डिस्कस कर लिए थे, एक तो नियत आयतन तापमापी और एक नियत दाब तापमापी। हमने देख लिया था कि उनके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या उनकी ड्रॉबैक्स हैं, उनकी रेंज कितनी होती है, उनकी सुग्राह्यता या सेंसिटिविटी किस प्रकार की होती है। अब इसी कड़ी में जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमें पढ़ना है इसके जो बाकी के टाइप हमारे रह गए थे उसके ऊपर। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तभी आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आएगी। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध तापमापी के बारे में कि प्रतिरोध तापमापी या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है। अब देखो, इतना तो आप बेसिकली नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, इसका नाम ही रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, अर्थात इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करेगी। मैंने आपको बता रखा है कि थर्मोमीटर बनाने के लिए हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो ताप के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित हो सके। तो ऐसी वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो रेजिस्टेंस लेंगे वो भी किसी ना किसी एक बायर का लेना होगा। तो वो बायर जो हम लेंगे वो लेंगे प्लेटिनम का बायर। तो प्लेटिनम का बायर क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन है कि प्लेटिनम के बायर में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस वजह से जो बायर हम यूज लेने वाले हैं वो कौन सा होने वाला है, प्लेटिनम बायर। तो देखिए, इसमें प्लेटिनम बायर के प्रतिरोध को ताप मापक गुण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा बायर यूज करना है आपको, प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का बायर यूज करते हुए उसके प्रतिरोध को ताप मापक गुण की तरह क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके बाद देखो 3 पॉइंट्स हमने लेके चले। हम मान के चलते हैं कि जो प्लेटिनम का तार है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना है, R0। T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना है, RT। T डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, अज्ञात ताप जो हमें ज्ञात करना है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना है, R100। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने ले लिए, जिसमें से 2 पॉइंट हमें नॉन है और 1 पॉइंट हमें अननोन है टेम्परेचर के लिए। अब इसके बाद में देखिए, जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, यह आपने पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास में भी अपन इसको पढ़ते हैं, 12th क्लास में है आई थिंक। तो ये क्या है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर T इज टेम्परेचर ऑफ द वायर और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, यहाँ पर जो अल्फा और बीटा हैं ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और जो बीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल। तो ये क्या है, नेग्लेजिबल है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, RT प्लस R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी बार काम में आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज आया, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अपन को पता है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, नियतांक हैं, और बीटा क्या है, एक वेरी स्मॉल वैल्यू है, मतलब अत्यल्प है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, बीटा को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये भी इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अगर R0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी, और R0 को अगर LHS में ले आए तो RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसके बाद जैसे RT है, RT को R100 से रिप्लेस कर दिया, जैसे ये पॉइंट था, ये तो T डिग्री वाला था, इसे 100 डिग्री वाले से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, R100 इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फा टी की जगह कितना आ जाएगा, टेम्परेचर अब 100। तो क्या हो गया, R100 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 100। अब इसके बाद में अगर इसको भी खोल दें R0 को और अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R100 इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा 100। तो R0 को क्या करेंगे, LHS में ले जाएंगे, तो क्या आएगा,
R100 माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा इंटू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है एक तरह से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 100 इसके मल्टीप्लाई में है। इसके बाद में T का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में डिवाइड कर लें, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का भाग लगा दें, तो अपन को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी T की। तो T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना आएगा, RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। RT का मान अपन को ज्ञात कर सकते हैं अपन इजीली कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से मल्टीप्लाई करना है, अज्ञात टेम्परेचर का मान पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी कुछ उसी तरह का है जैसा था नियत आयतन तापमापी में अपन ने निकाला था नियत आयतन तापमापी के लिए। तो नियत आयतन तापमापी की तरह ही इसका डेरिवेशन है कुछ। और फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये क्या है, रेंज इसकी काफ़ी अच्छी है। तो रेंज कितनी है, लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज काफ़ी ज़्यादा है इसकी, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक या सेल्सियस तक। और दूसरा, इसकी सुग्राहिता भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी डिवाइस जब अच्छी मानी जाएगी जब उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो। तो इसकी सेंसिटिविटी भी कितनी है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी जो सुग्राहिता है वो भी गैस तापमापी के कंपैरिजन में होती है और काफ़ी बढ़िया इसकी सुग्राहिता है। तो दो तो इसके एडवांटेज होगा, इसकी रेंज अच्छी है, इसकी सुग्राहिता अच्छी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसे अगर आपको किसी गैस का टेम्परेचर मेजर करना है या फिर आपको किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है, तब अपन इसको यूज नहीं कर सकते। ये केवल और केवल कोई भी मेटेलिक वायर्स के प्रतिरोध मापने के काम आ सकता है। तो ये इसकी थोड़ी सी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई कि इसको अपन गैस के लिए या इसको अपन लिक्विड के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है ताप वैद्युत तापमापी, थर्मो इलेक्ट्रिकल या थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आधार है वो है ताप वैद्युत प्रभाव, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ताप वैद्युत प्रभाव होता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो ताप वैद्युत प्रभाव है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके बारे में किसने बताया था, सीबेक ने बताया था। तो सीबेक का ताप वैद्युत प्रभाव पर ये थर्मोमीटर आधारित होते हैं। तो ताप वैद्युत प्रभाव क्या है, उसके लिए हमने ये आर्टिकल पूरा लिखा है यहाँ पे, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यदि दो भिन्न धातुओं के तार, जैसे एक तो ले लिया कॉपर का, एक ले लिया फेरम का, मतलब लोहे का, तो या तो कॉपर और ये ले लो Fe, या Sv और Vi विस्मित वगैरह का ले लो, या प्लेटिनम और प्लेटिनम प्लस RH कोई वायर मतलब मिश्र धातु का इस तरह से ले लो। तो कोई दो अलग अलग धातुओं के अगर अपन तार लेते हैं और दोनों जो तारों के स्रो को जोड़ देते हैं, जैसे इसमें मैंने एक तो कॉपर का वायर लिया है जो ब्लैक कलर का है और एक जो लाइट कलर का है वो किसका है, लोहे का वायर। इनको दोनों को क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, दोनों के स्रो को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस स्थिति में क्या होगा, और इस युग्म की एक संधि को दूसरी संधि के साथ सापेक्ष भिन्न ताप पर रखा जाए, मतलब जैसे एक संधि तो इसकी ये मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रखी है और दूसरी संधि मैंने अज्ञात ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रखी है। आप कुछ भी अलग अलग टेम्परेचर पे रख सकते हो, जैसे इसे 10 पे रख दो, इसे 20 पे रख दो, मतलब दोनों संधियों के बीच में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस, रिलेटिव टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, सापेक्ष भिन्न ताप। तो ये भिन्न ताप पर रखा जाए तो परिपथ में क्या होता है, एक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे ताप वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसा कि अपन पढ़ते हैं वैद्युत वाहक बल, उसी तरह का ये है, बस इसमें क्या करना है, दो वायर लेने अलग अलग मटेरियल के और उनकी जो संधि हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखना है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे रखने से इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, एक वैद्युत वाहक बल, जो क्या कहलाएगा, ताप वैद्युत वाहक बल, क्योंकि वो ताप के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, ताप वैद्युत वाहक बल। इसके क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ये बहुत सुगम और सुग्राही है, मतलब इसकी जो करने की प्रोसेस है बड़ी इजी सी है और काफ़ी सुग्राही, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी सेंसिटिविटी है। अब जैसे ये तो इसकी होगी थ्योरेटिकल बात, अगर अपन को प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे अपन को करना है तो क्या करते थे अपन, जैसे एक वायर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉपर का, दूसरा वायर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, लोहे का।
कॉपर के और लोहे के वायर को आपस में क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। एक संधि ऊपर बनी, एक संधि नीचे बनी। ऊपर वाली संधि पे तापमान कितना रखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे वाली संधि पे तापमान कितना रखा, स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा उसके कारण क्या है, EMF जनरेट हो जाएगा। और टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में और EMF के बीच में ग्राफ बनाकर अपन जो ये टेम्परेचर है t डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मान निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है और EMF है। तो इसी वजह से ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुगम है, बहुत ही ज़्यादा सुग्राही है। और इसके एडवांटेज दूसरा क्या है कि परिवर्ती तापों के मापन के लिए उपयोगी होता है। जैसे जो ताप बार बार चेंज होते हैं, ताप जैसे यहाँ पे T है, T के बाद में कुछ और हो गया, T डैश हो गया, तो उनके लिए ये क्या है, मापने में काफ़ी ईजी रहते हैं। और दूसरा, ये तो इसके दोनों एडवांटेज हो गए। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आपने जितने भी प्रतिरोध तापमापी पढ़ा या फिर आपने गैस तापमापी पढ़ा, सभी के लिए एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला है, मतलब उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और अज्ञात ताप का मान पता चल जाएगा। पर इसके लिए कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, एक सैद्धांतिक सूत्र की कमी है। तो सैद्धांतिक सूत्र का नहीं होना, इसे ग्राफ प्लॉट करके ही ज्ञात किया जा सकता है। तो सैद्धांतिक सूत्र का नहीं होना ही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको ताप विद्युत तापमापी और प्रतिरोध तापमापी समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, ऐसा ज़्यादा डीपली समझने का, सिंपल सी थ्योरी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप खुद से भी इसको पढ़ के देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको बता दिए, इनकी वर्किंग और इनके डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए। इसमें कोई डायग्राम नहीं है, इसमें एक छोटा सा ही डायग्राम है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट जो 2 थर्मोमीटर हैं, चुंबकीय तापमापी और विकिरण तापमापी, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स को। तो जो नेक्स्ट टाइप हमारे रह गए हैं वो थे विकिरण तापमापी एवं चुंबकीय तापमापी। विकिरण तापमापी से अपन इंग्लिश में रेडिएशन थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। रेडिएशन थर्मोमीटर जो रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरी करें टेम्परेचर के साथ में, उनकी एनर्जी वेरी करे टेम्परेचर के साथ में, ऐसे थर्मोमीटर क्या कहलाते हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर कहलाते हैं। आजकल आप देख रहे हो कोरोना का दौर है, तो कोरोना में जो थर्मोमीटर्स काम में आ रहे हैं वो भी एक तरह के रेडिएशन या थर्मल को ही यूज करते हुए रेडिएशन मतलब थर्मोमीटर बनाए जा रहे हैं, जिससे स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो वो भी एक प्रकार के रेडिएशन थर्मोमीटर ही है, डायग्राम में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो विकिरण तापमापी या रेडिएशन थर्मोमीटर मेनली जो काम में आते हैं वो पिंड या भट्टी के तापमापन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है और नॉर्मल थर्मोमीटर वर्क नहीं कर सकते, उन जगहों पर अपन क्या रेडिएशन थर्मोमीटर को यूज करते हैं। स्टीफन के नियम का इनमें यूज होता है। स्टीफन का जो नियम है वो इनमें क्या आता है, काम में आता है, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ अपन को सभी को याद होना चाहिए, E प्रोपोर्शनल टू होता है T4। अपन ने फर्स्ट ईयर में भी देखा हुआ है स्टीफन का नियम क्या है। और E इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा सिग्मा कह लीजिए, सिग्मा T4। तो E इक्वल टू सिग्मा T4। सिग्मा यहाँ पर क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। तो E इक्वल टू सिग्मा T4 मतलब E और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन है आपको समझ में आ रहा है। T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी। तो ये एनर्जी किसकी है, ये एनर्जी है आपकी विकिरण की। तो E क्या है, विकिरण की ऊर्जा, जो आप विकिरण यूज कर रहे हो उसकी ऊर्जा, ठीक है, विकिरण की ऊर्जा। तो विकिरण की ऊर्जा लीनियरली वेरी करेगी किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। और सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट हो गया। अब ऐसे जो थर्मोमीटर होते हैं वो कहलाते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, वो क्या है, पायरोमीटर। तो ऐसे जो थर्मोमीटर है उनको अपन क्या कहते हैं, पायरोमीटर। तो ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि इसमें विकिरण यूज आ रही है, तो रेडिएशन पायरोमीटर। और जब ये ऑप्टिकल रेंज में होते हैं, मतलब जो रेंज है उसकी स्पेक्ट्रा है उसका, वो क्या है, ऑप्टिकल या स्पेक्ट्रल रेंज में होता है, तो उसे क्या कहते हैं ऑप्टिकल या फिर स्पेक्ट्रल पायरोमीटर। ज़्यादातर ये थर्मोमीटर 600 डिग्री या 600 डिग्री से अधिक जो ताप होता है, जैसे कि पिंड और भट्टियों में होता है, तो उनमें ये ज़्यादा काम में आते हैं। हालांकि आजकल इनके लो टेम्परेचर वाले भी वर्जन आ चुके हैं, जो अपने ह्यूमन टेम्परेचर को विकिरण के जरिए नापने में काम में आ रहे हैं। जैसा कि आप देखते होंगे जो एक गन टाइप की आती है, जैसे मैंने डायग्राम भी अटैच किया था, तो वो क्या है,
ह्यूमंस का टेम्परेचर मेजर करने के काम में आ रही है। अभी कोरोना में थर्मल स्क्रीनिंग अपन कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका काफ़ी सिंपल सा चुंबकीय तापमापी या फिर मैग्नेटिक थर्मोमीटर। मैग्नेटिक थर्मोमीटर में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो इसमें पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो ताप पर निर्भर करती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को वेरी कराया जाता है किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। परम शून्य ताप के निकट तापों के मापन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। परम शून्य ताप कितना होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं 0 केल्विन। तो 0 केल्विन लिख लेते हैं इसको, 0 केल्विन के आसपास के ताप के लिए भी इस मेथड को यूज किया जा सकता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मैंने किससे दिखाया है, जाईएम से। तो जाईएम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/T के, मतलब ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और जाईएम इक्वल टू अगर एक कांस्टेंट लगाएं तो क्या आ जाएगा, C/T। तो ये क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी का नियतांक है C/T, ठीक है। और आपने ये प्लॉट भी देखा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिससे उसे क्या कहते हैं अपन, ट्रांजिशन पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर, जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर है तो वो कैसा होगा, पदार्थ फेरोमैग्नेटिक, और उससे अगर कम टेम्परेचर है तो पदार्थ कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय और ये लोह चुंबकीय है। तो TC यहाँ पे क्या होता है, क्यूरीज टेम्परेचर, अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूज करके अगर अपन थर्मोमीटर बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, अपना मैग्नेटिक थर्मोमीटर, चुंबकीय तापमापी। इसी के साथ अपना जो ये तापमापी वाला पोर्शन है वो खत्म होता है। तापमापी में अपन को बस इतने ही तापमापी पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे इस यूनिट का फर्दर पार्ट्स, जिसमें अपन संवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।